देखो अगला हेडिंग है दाब का व्यवहारिक उपयोग। दाब का व्यवहारिक उपयोग, ठीक ना। दैनिक जीवन में हम लोग दाब का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। हल्ला मत करो। तो देखो दाब का उपयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्षेत्रफल बढ़ाकर या तो क्षेत्रफल को घटाकर, ठीक ना। तो ऐसा कौन कौन सा उपयोग है जो कि हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं और वहां पे क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, छोटा क्षेत्रफल को अधिक बड़ा करके, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, दाब को कम करते हैं ना, कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। छोटे क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब घटाते हैं और फिर उसका उपयोग हम लोग करते हैं। या फिर ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ की जहाँ क्या करते हैं, क्षेत्रफल को घटा देते हैं, बड़ा क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्षेत्रफल घटेगा, दाब क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाते हैं तब फिर उसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। दोनों का एग्जांपल समझेंगे कि किस किस कंडीशन में हम लोग दाब को घटाते हैं और किस किस कंडीशन में हम लोग दाब को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका लिखते हैं फिर समझेंगे हम लोग, ठीक है। संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु द्वारा लगाए गए दाब को कम किया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ बोला गया कि यदि क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा देंगे तो दाब को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक ना। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे ऐसा किस किस कंडीशन में हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और दाब को क्या करते हैं, कम करते हैं, फिर उस कम दाब का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। निम्न यानी नीचे, ठीक ना, समझा जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस किस कंडीशन में हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, दाब को कम करते हैं और कम दाब का हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसको निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। एग्जाम्पल में पहला देखो, पहला दिया गया है दलदल वाली जमीन पर चलना कठिन होता है। ये सब वो उपयोग है जो कि हम लोग दैनिक जीवन में पर डे देखते हैं, ठीक ना। दलदल वाली जमीन पर चलना क्या होता है, कठिन होता है, चलना कठिन होता है। लेकिन यदि उस जमीन पर चलना कठिन होता है, लेकिन यदि उस जमीन पर चौड़ा तख्ता रखकर कोई व्यक्ति चौड़ा तख्ता रखकर कोई व्यक्ति चलता है, तो उसे चलने में आसानी होती है, आसानी होती है। क्यों होती है देखेंगे आप, क्योंकि उस व्यक्ति का भार बड़े क्षेत्रफल पर
चलता है तो उस पर वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, जिससे जमीन पर दाब कम पड़ता है, जिससे जमीन पर दाब कम पड़ता है, कम पड़ता है और वह धंसने से बच जाता है, और वह धंसने से बच जाता है। बच जाता है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप चलने में सुविधा होती है। इसको पहले नोट करो फिर समझते हैं। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो ये पहला एग्जांपल क्या है, तो पहला ये पॉइंट जो है वो है कि क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं। मान लो कहीं पर एक दलदल भूमि है और हमको उसको क्या करना है, पार करना, ठीक ना। तो हम लोग बहुत सा उपाय लगाए, लेकिन उसको जो हम पार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पैर रखते हैं अंदर धंसने लगते हैं, ठीक ना। फिर जैसे पैर रखते हैं अंदर क्या करने लगते हैं, धंसने लगते हैं। कभी कभी यदि समझो कि हिम्मत करके कोशिश करके यदि 2-3 स्टेप चल भी लेते हैं, तो 2-3 स्टेप चलने के बाद फिर वही नंबर आ जाता है कि हमारा पैर अपने आप जमीन के अंदर क्या होने लगता है, धंसने लगता है, ठीक ना। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाए, तो दलदल वाली जमीन पर चलना क्या होता है, कठिन होता है। यदि उस जमीन पर चौड़ा तख्ता, एक बड़ा से क्या कर दो, तख्ता रख दो, और उस तख्ता को रखने पर यदि कोई व्यक्ति चलता है तो उसको चलने में क्या होती है, आसानी होती है ना। क्योंकि तख्ता क्या है, क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, तख्ता क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। और जब तख्ता क्षेत्रफल को बढ़ा देता है तो हम जानते हैं अब कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो तख्ता के क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उस व्यक्ति का भार जो है प्रॉपर एक जगह नहीं होता है। जैसे मान चलो कि यहाँ पे दलदल है, ठीक ना, जब दलदल है, अब जो व्यक्ति जैसे खड़ा रहता था, पहले चलता था, इसका संपूर्ण भार यदि मान लो ये 50 kg का है, ठीक ना, तो 50 kg का भार टोटल इसी जगह लगता था, एक जगह लगता था ना, जिससे दाब एक ही जगह पड़ता था और व्यक्ति जो ना धंसने लगता था। अब क्या किया ना, इसके ऊपर क्या किया, एक बड़ा सा तख्ता दे दिया, ठीक ना। अब जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका 50 kg भार पूरे तख्ता फैला हुआ है, मान लो यहाँ मुझे 5-7 kg पड़ता होगा ना, हर जगह से फैल गया है। तो क्षेत्रफल बढ़ाया तो दाब क्या होने लगा, घटने लगा, ठीक ना। और उसका जो व्यक्ति का भार जो है, वजन जो है, वो पूरे क्षेत्रफल पर वितरित हो गया, मतलब समान, मतलब हर जगह क्या हो गया, बराबर जो है ना बट गया। जहाँ वो खड़ा है वो भी, जैसे बीच में मतलब खड़ा है, इधर भी उतना ही लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है, उतना ही लग रहा है, ठीक ना। जिससे जमीन पर दाब क्या पड़ने लगा, कम। जो क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब क्या होने लगा, कम। और वो व्यक्ति आसानी से ना चलने लगा, धंसने से बच जाता है, जिसके फलस्वरूप चलने में उसको क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। था पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल दूसरा, 2 नंबर। भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। ये सब वो एग्जाम्पल है जो कि हम लोग अपने जीवन में रोज देखते हैं, ठीक ना। भारी वाहनों के टायर कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। क्योंकि वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में
वितरित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। हो जाते फलस्वरूप टायर पर दाब कम पड़ता है। जिसके फलस्वरूप टायर पर दाब कम पड़ता है और वे फटने से बच जाते हैं, और वे फटने से बच जाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल जो ये एग्जांपल दिया गया है, ये भी वो एग्जांपल है जो कि हम लोग अपने जीवन में रोज देखते हैं ना। तो कोई भी देखो भारी भरकम जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, उसका टायर कैसा होता है? चौड़ा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल पर वितरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप टायर पर दाब कम पड़ता है और वे फटने से बच जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। अगर भारी भरकम बड़े बड़े गाड़ियों में ठीक ना पतला टायर यदि लगाया जाएगा ना, तो टायर उसका भार को नहीं झेल पाएगा, ठीक ना। और एक दो स्टेप चलते ही टायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक ना। और टायर फट जाएगा, जिससे कि सफर करना बहुत ही दुर्लभ हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है ना, जब गाड़ी बनाया जाता है तो वहाँ साइंस का प्रयोग करके गाड़ी बनाया जाता है। तो टायर कैसा दिया जाता है? चौड़ा। और टायर जब चौड़ा दिए तो क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया, तो दाब क्या होगा? घटेगा। अब जो उस टायर पे जो दाब जो लगता है गाड़ी द्वारा, वो वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल सभी जगह वितरित बढ़ जाता है। पूरे क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे टायर पे दाब कम पड़ता है और वो फटने से बच जाते हैं, वरना हमेशा फटेगा। नोट करो इसको। देखो तो जो भी हम लोग एग्जाम्पल देखे उसमें क्या किए? तो दाब को घटाए, क्षेत्रफल बढ़ाए तो दाब क्या हो गया था? घट गया था। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ की दाब को बढ़ाने की जरूरी था, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए? दाब को बढ़ाए। अब कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल है हम लोग के दैनिक जीवन में जहाँ दाब को घटाना चाहिए, ठीक ना। जहाँ दाब को घटाने से ही हम लोग उस काम को कर पाते हैं। कहीं पे दाब बढ़ाने का काम है, कहीं पे दाब घटाने का काम है। तो अभी जो एग्जाम्पल जो भी पढ़े हम, यहाँ दाब को घटाने का काम था, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाया तो दाब जो है घट गया था। और कहीं पर ऐसा आएगा जहाँ दाब को क्या करना है? तो बढ़ाना है, क्षेत्रफल घटाएंगे। देखो यहाँ पे अब उसी में लिखना है, एरो मार के नीचे। कभी कभी संपर्क क्षेत्रफल को कम करके संपर्क क्षेत्रफल को कम करके क्षेत्रफल कम करेंगे दाब बढ़ेगा ना। कम करके भी दाब को बढ़ाया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है। जैसे कांटी सुई चाकू इत्यादि अनेक काटने और छेद करने वाले औजार का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। बहुत कम बल लगने पर भी काफी अधिक दाब का अनुभव होता है।
बहुत कम बल लगाने पर भी काफी अधिक दाब का अनुभव होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल को कम कर दिए और दाब क्या, जिससे क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना भी चीज है जिससे हम लोग किसी भी चीज को काटते हैं या किसी भी चीज को छेद करते हैं, ठीक है ना, वो जितना ज्यादा पतला होगा, जितना ज्यादा नुकीला होगा, उससे काटना या छेद करना उतना ही आसान होता है ना। जैसे तुम्हें सुई हो गया, कांटे हो गया, ये सब का नोक जो है जितना पतला होगा छेद करने में उतना ही क्या होती है, आसानी होती है ना। और चाकू भी क्या होता है, चाकू का जो जितना पतला होता है उतना आसानी से कटता है। जितना चाकू मोटा होता है उतना हमको दाब ज्यादा लगाना पड़ता है ना, जोर से दाबना पड़ता है तब कटता है। और जितना पतला होता है उतना दाब कम लगाना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल यदि कम कर देंगे तो दाब बढ़ जाएगा ना। मान लो क्षेत्रफल इतना कम कर दिया, बहुत पतला कर दिया, बहुत नुकीला बना दिया, हल्का से दाब उसका बढ़ गया, थोड़ा सा दाब देंगे ना, ठीक ना, वो आसानी से कट जाता है ना। इसलिए यहाँ पे तो बहुत कम बल लगाने पर भी काफी अधिक दाब लगता है। बल पूरा कम लगाता है, हल्का से दाबते हैं, बस कट जाता है, ठीक ना। तो कम बल लगाने पर भी दाब क्या लगता है, ज्यादा। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक और समझते हैं, नहीं उसको लिखना नहीं, केवल समझते हैं। मान लो दो कांटी लिए, दो कांटी ली जाती है, एक का सिरा काफी नुकीला यानी क्षेत्रफल बहुत कम होता है, एक का सिरा थोड़ा जो है उससे मोटा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो पिक्चर में दिख पा रहा होगा। दो कांटे लिए, इसका देखो ये सिरा जो है नोक क्या बहुत पतला है, इसका क्या है, मोटा है ना। जिसका नोक पतला है मतलब उसका क्षेत्रफल कम है ना, क्षेत्रफल कम है तो उसमें दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। उसके बाद जिसका जो है सिरा मोटा है मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक ना, दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। दोनों पिनों पर समान बल लगाकर एक कार्डबोर्ड में दबाया जाता है। दोनों पर क्या किया, बराबर बल लगाए। मान लो हथौड़ी से यदि ना एक पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाया है पतला वाला कांटे पर, तो मोटा कांटे पर भी कितना बल लगाया है, 10 न्यूटन का ही बल लगाए हैं। तो देखा जाता है कि कम क्षेत्रफल वाला पिन यानी कांटी कार्डबोर्ड में अधिक गहराई तक धंस जाता है। मतलब 10 न्यूटन के बल से ऐसे मारे पकड़ के मोटा कांटे पर, ठीक ना, फिर 10 न्यूटन के बल से मारे पतला कांटे पे, एक के बार मार दिए तो क्या देखते हैं कि पतला वाला कांटे था वो अधिक दूर तक धंस गया ना, थोड़ा सा बचा या फिर पूरा भी धंस जाता है। अब मोटा वाला थोड़ा सा ही धंसा है। तो यहाँ पता चला कि क्षेत्रफल जब हम लोग यहाँ कम कर दिए तो दाब क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक ना। तो जिसके कारण ये पतला कांटी जल्दी ठोका गया। और कुछ केस में जो है क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाते हैं, दाब घट जाता है, जैसे कीचड़ में चलने के लिए, भारी वाहन में टायर के लिए, ठीक ना। तो नोट करो इसको। तो अगला हेडिंग है तुम्हारा प्रणोद, ठीक ना, थ्रस्ट। प्रणोद इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रस्ट। अब यहाँ देखो दाब और प्रणोद लगभग दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर तो होगा, तब हेडिंग बना है। एक है दाब, एक क्या है, प्रणोद। देखो अंतर क्या है। जैसे मान लो, ठीक ना, ये एक बर्तन है, हल्ला मत कीजिए, यही तो हल्ला वीडियो में आता है, ठीक ना। मान के चलो ये क्या है, बर्तन है, ये वाला बर्तन है, ठीक है। अब जो है दाब का क्या खासियत है, दाब जो इसमें लगेगा, मान लीजिए चलो इसमें पानी है, इसमें क्या है, पानी है। तो दाब जो लगेगा, दाब बर्तन के चारों सतह पर हर जगह लगेगा, ठीक है। दाब कहाँ लगेगा, हर जगह। ये है मान लो इसका पेंदी, ठीक है, पेंदी। ये मान लो है इसका दीवार, ठीक है। तो दाब जो लगेगा, दाब इसका पेंदी पर भी लगेगा और कहाँ लगेगा, दीवार पर, यानी बर्तन के चारों बगल, ठीक ना, बर्तन के चारों साइड जो पूरे जो गोलाई पर भी लगेगा, दीवार पे, दीवार है बगल वाला। उसके बाद नीचे कहाँ लगेगा, पेंदी पर भी लगेगा, ठीक ना, दीवार पर भी लगेगा और कहाँ लगेगा, पेंदी पर भी। ओवरऑल दाब सब जगह लगता है। दाब कहाँ लगता है, सब जगह। ये दाब हुआ। और दाब हम लोग बहुत बारीकी समझ चुके हैं, ठीक ना। और प्रणोद क्या होता है, प्रणोद दीवार पे नहीं लगेगा, केवल पेंदी पे, केवल क्या लगेगा, यानी प्रणोद लंबवत लगता है 90 डिग्री, ठीक ना। जैसे मतलब कि अगर यहाँ पे ऐसे किया, ठीक ना, तो ऐसे पकड़ा है, ठीक ना, तो प्रणोद जो लगेगा केवल यहाँ केवल इस पॉइंट पे लगेगा, लंबवत सीधा ऐसे, बस ये इतना दूर, केवल प्रणोद यहीं लगेगा,
ठीक ना, केबल कहाँ लगेगा, यहीं। यानी कि पेंदी पे जितना पानी होता होगा पेंदी पर ही लगेगा, जबकि दाब पेंदी पर भी दाब लगता है और बगल भी दीवारों से ढक्का दे रहा पानी ना। अगर सपोज करो कि यहाँ यदि छेद कर देंगे पानी तो बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। क्या यहाँ छेद करके पानी तो बाहर नहीं निकलेगा, तब भी निकलेगा, निकलेगा ना। अगर पेंदी पे छेद कर दें तब पानी नीचे निकलेगा, लेकिन यदि दीवार पे छेद कर दे तब भी पानी बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकला, तो स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब जो पानी जो दाब लगा रहा था, पानी क्या लगा रहा था। अगर पानी स्थिर होता ना, छेद करना बहुत दूर की बात है, इतना दूर इसको काटियो देंगे ना, पानी ऐसे ज्यों का त्यों रहता, बाहर नहीं निकलता। लेकिन हल्का सा छेद करते ही नाम मतलब छेद किए, ठीक ना, अब पानी उससे क्या होने लगा, निकलने लगा। इसका मतलब पानी क्या कर रहा था, दीवार को धक्का दे रहा था। पानी क्या कर रहा था, दीवार को धक्का दे रहा था, ठीक ना, और धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे थोड़ा सा जगह मिला, लग गया छिड़क, भागा पूरे, ठीक ना, पूरा फास्ट निकल गया। लेकिन प्रणोद में ऐसा नहीं होगा। तो पता चलता है कि प्रणोद कहाँ लगता है, प्रणोद लगता है लंबवत। कहाँ लगता है, लंबवत, यानी 90 डिग्री। जहां भी प्रणोद लगेगा सीधे लगेगा, ठीक ना। जैसे कि एक तख्ता वाला एग्जाम्पल बताए थे अभी दलदल में, पता था ना। तो यहाँ पर जो तुम जैसे देगा ये दाब यदि कुछ यहाँ है, दाब पूरे वस्तु यहाँ से पूरा हर जगह लगेगा, ठीक ना। एक प्रणोद केवल जहाँ पर उसको ऐसे रखा गया है ना, यहीं पर बस लगेगा प्रणोद कहाँ लगेगा, यहीं पे। प्रणोद कैसा लगता है, लंबवत, ठीक ना। जैसे एक बाल्टी पानी है, केवल बाल्टी के पेंदा में, ठीक है, बाल्टी के पेंदा में ही प्रणोद लगेगा, ठीक ना। तो प्रणोद लंबवत होता है, 90 डिग्री होता है। तो समझ गया ये। अब लिखो इसका डेफिनेशन, ठीक ना। पहले डेफिनेशन लिखिए इसका, लिखना है यहाँ पे, किसी सतह पर किसी सतह पर, हल्ला मत कीजिए, किसी सतह पर लंबवत यानी 90 डिग्री, ठीक ना। लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत लगने वाले कुल बल को प्रणोद कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। लंबवत देखो, बल जब चारों दिशा में हर एक साइड लगेगा तो वो दाब होता है, और वही बल जब लंबवत केवल 90 डिग्री पे ऐसे बस यहाँ पे लगेगा तो ये क्या होता है, प्रणोद होता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। ये जैसे मान लीजिए इसको ऐसे किया, ठीक ना, यहाँ आप तुम वस्तु को ऐसे रख दिया, ठीक ना। अब ये क्या कर रहा है, अगर बड़ा वस्तु रखेगा मान के चलो, वो इस पर भी लगाएगा दाब, इधर भी लगाएगा, नीचे भी लगाएगा ना, वो दाब हुआ। लेकिन इसको तो वैसे मान रखा, ये केवल यहाँ बस 90 डिग्री पर ऐसे लग रहा है यहीं पे, इसके अलावा इधर उधर नहीं लग रहा है, ये क्या हुआ, प्रणोद हुआ। तो प्रणोद लंबवत लगता है 90 डिग्री पे, और दाब पूरा हर जगह लगता है, ठीक ना। बस इतना ही डिफरेंस है प्रणोद और दाब में, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे जैसे देखो, प्रणोद के संदर्भ में हम लोग दाब को इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे पहले क्या लिखे थे कि एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये लिखे थे ना, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर प्रणोद को लेते हुए दाब को परिभाषित किया जाए तो कुछ इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी वही बात फिर से है, ठीक ना, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ये भी तुम कह सकता है, जैसे था ना कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तुम बल के बदले प्रणोद का भी प्रयोग कर सकता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ना। इस प्रकार जो इसका जो बन सकता है यहाँ पे फॉर्मूला, प्रणोद बराबर है ना, प्रणोद बराबर दाब गुना क्षेत्रफल, दाब गुना क्षेत्रफल, ठीक ना। और यदि दाब निकालेगा यहाँ से प्रणोद के क्षेत्रफल में, प्रणोद के, ठीक ना, प्रणोद को लेकर यदि दाब निकालेगा तो होगा दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। वैसे क्या था, बल बटे क्षेत्रफल था ना, अब यहाँ हो गया प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। ये इसका हो गया तुमको क्या, फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। अगर लिखा है दाब बराबर प्रणोद, गुणा में बटे में जाएगा, बटे क्षेत्रफल, इसको नोट करो। देखो अगला हेडिंग है तरलों में दाब, ठीक है। तरल में दाब, तरल का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो बहता है, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, बहता है। अब दो चीज बह सकता है, या तो जो द्रव है यानी जो पानी है वो बह सकता है, या तो जो गैस है वो बह सकता है ना।
यानी कि हवा बहता है तो हवा क्या एक प्रकार का, हवा एक प्रकार का गैस है ना, हवा एक प्रकार का गैस है। या तो हवा बहता है या तो पानी बहता है, पानी को द्रव कहते हैं साइंस में, कहते हैं ना द्रव, ठीक ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्रव हो गया, हवा हो गया। द्रव और गैस ये दोनों ही तरल हैं। द्रव और गैस दोनों क्या है, तरल है, क्योंकि जो पदार्थ बहता है वो तरल कहलाता है, ठीक है। इसके पहले तरल का डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो प्रवाहित हो सकता है, प्रवाहित मतलब बहना, ठीक ना, प्रवाहित यानी कि बहना, ऐसा पदार्थ जो प्रवाहित हो सकता है, तरल पदार्थ कहलाता है, तरल पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। तो प्रवाहित क्या क्या होता है, वो या तो पानी होता है या तो हवा होता है, ठीक ना, या तो द्रव या तो गैस। तो द्रव और गैस ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही तरल कहलाते हैं, दोनों ही क्या कहलाते हैं, तरल कहलाता है, ठीक ना। तो ऐसा जो प्रवाहित हो सकता है वो तरल पदार्थ कहलाता है। सभी द्रव या गैस तरल हैं। अगला क्या लिखना है, सभी, हाँ द्रव, सभी द्रव यानी हर एक प्रकार का पानी, ठीक है, चाहे पानी हो, दूध हो, ठीक ना, घी हो, मक्खन हो, बियर हो, कुछ भी हो, ठीक ना, वो सभी क्या होता है, वो सभी जो है ना तरल होता है। सभी द्रव या गैस, कोई भी प्रकार गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, सभी प्रकार का तरल या सभी द्रव या गैस तरल है। वो क्या है, तरल है, ठीक ना। आगे लिखना है इसमें, ठोस अपने भार के कारण या सभी द्रव या गैस तरल हैं। तरलों में भी भार होता है। जिस प्रकार की ठोस में, जैसे मान लीजिए ईटा है, वो ठोस है ना, या फिर कोई भी चीज जो ठोस है, जिस प्रकार ठोस में भार होता है उसी प्रकार तरल में भी भार होता है, ठीक ना। यानी पानी में भी भार होता है और गैस में भी क्या होता है, भार होता है, तरलों में भी भार होता है। तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा बर्तन ऐसे भी होता है, बहुत ऑपरेटिव ऐसे भी होता है। तथा दीवारों, उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। ये जस्ट अभी जो पॉइंट यहाँ लिखा है, ठीक ना, ये वाला हम समझा चुके हैं, अभी फिर भी समझा देते हैं, नोट कीजिए पहले इसको, समझिए इसको। क्या ऐसा पदार्थ जो प्रवाहित हो सकता है तरल कहलाता है, ठीक ना। जो बहता है वो क्या है, तरल है, चाहे वो पानी हो, हवा हो, गैस हो, ठीक ना, दूध हो, कोई भी चीज हो। सभी द्रव या गैस तरल हो सकते हैं। द्रव में कोई भी प्रकार का कुछ भी हो, सब वो क्या है, तरल है। किसी भी प्रकार का गैस हो वो भी क्या है, तरल है। जिस प्रकार की ठोस में भार होता है ना, जैसे ईटा में भार है, पत्थर में भार है ना, कॉपी किताब में ठोस उसमें भार है, उसी प्रकार तरलों में भी क्या होता है, भार होता है। और वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवार पे दाब लगाते हैं। आधार मतलब पेंदी, समझा था एग्जाम्पल कि जिस भी बर्तन में जैसे पानी को रखे वो पेंदी में भी दाब लगाएगा, और चारों बगल के दीवार में भी क्या लगाता है, दाब। तरल को जहाँ भी रखेगा ना वो हर जगह दाब लगाता है, पांचों पूरे साइड, नीचे पेंदी में लगाया, चारों गोलाई पर भी लगाया, हर जगह वो दाब लगाता है। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं।